हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम मिडवाइफरी में केस स्टडी देखने वाले हैं। केस स्टडी में हम देखते हैं कि पहले हम पेशेंट का बायोडाटा लेते हैं, जिसमें नेम, उसके हस्बैंड का नाम, एज, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर, ये सब हमें लिखना पड़ता है। अगर हम कोई भी केस स्टडी लें, अगर वो मेडिकल सर्जिकल की है या फिर साइकेट्रिक की है या फिर मिडवाइफरी की है, सबसे पहले हमें पेशेंट का बायोडाटा ही लेना पड़ता है। उसकी आइडेंटिटिकल डेटा हमें लेना पड़ता है। जैसे हमने देखा था ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर G1, P0, L0, A0, S0। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इलिटरेट है, ऑक्यूपेशन है हाउस वाइफ, इनकम आ जाएगी नील, रिलीजियन आ जाएगा हिंदू। इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, हमें मैरिज का ड्यूरेशन पूछना है, जिसमें इसमें लेडी का था 5 ईयर बिफोर इसकी मैरिज हुई थी। इन मैरिटल स्टेटस मैरिड है। इसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल LMP है 9/3/2023। इन EDD इसकी कैलकुलेट की गई थी 16/12/2023। डेट ऑफ एडमिशन, इसका हॉस्पिटल में एडमिशन का डेट था 2/11/2023। डेट ऑफ डिलीवरी, इसकी डिलीवरी को एक्सपेक्ट नॉट एट प्लान है। डेट ऑफ डिस्चार्ज नॉट एट प्लान। अब हम उसके डायग्नोसिस की देखेंगे कि उसको क्या डायग्नोसिस है। तो उसकी डायग्नोसिस है G1, P0, L0, A0, S0। G1 मतलब ग्रेविडा, P मतलब पैरा, L मतलब लाइव बर्थ, A मतलब एबॉर्शन, NS मतलब स्टिल बर्थ। विथ इस फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है विथ 24 वीक, विथ IVF कंसेप्शन, IVF के द्वारा कंसीव किया गया है। विथ इसको क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन रिफर्स टू द यूनियन बिटवीन द एग सेल्स एंड द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इन द culture vessels involve their collection and fusion under the appropriate condition in vitro to give rise to zygote which are cultured in vitro to obtain young embryo। इसमें एग सेल को और स्पर्म सेल ट्रीज में बाहर फर्टिलाइज किया जाता है। देन फर्टिलाइज करने के बाद में जो वुमेन है उसके यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अंडर एक्टिव थायराइड रिफर्स टू एनी स्टेट इन विच अ पर्सन थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन इज बिलो नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी हमने जो हाइपोथायरॉयडिज्म था मदर को, वो किस में था, प्रेगनेंसी के टाइम में था। तो ये क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म है। उसके बाद में हम उसके स्पाउस की हिस्ट्री लेंगे, जिसमें उसकी एज पूछेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेंगे, ऑक्यूपेशन पूछेंगे एंड इनकम पूछेंगे। उसके बाद में हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछनी है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें हमें जो वुमेन है उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछनी है, रेगुलर है, इरेगुलर है, फिर एज ऑफ मेनार्की पूछनी है, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन पूछना है कि कितने दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, कितने दिन तक मेंस्ट्रुएशन होता है। देन फिर रेगुलरिटी ऑफ पीरियड पूछना है कि रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। देन उसके बाद में हमें रेगुलरिटी ऑफ पीरियड पूछने के बाद में हमें एज ऑफ मीनोपॉज पूछना है, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री लेनी है उसकी, फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, अगर ये पहले प्रेग्नेंट हुई है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है वो सब हमें उससे हिस्ट्री पूछनी है। फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है कि कोई भी मेडिकल इलनेस तो नहीं थी उसको। देन हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछना है कि बाद में हमें पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है। फिर फैमिली हिस्ट्री पूछनी है कि फैमिली में किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं था, या फिर IVF कंसेप्शन से बेबी तो नहीं हुआ है। फिर उसकी पर्सनल हिस्ट्री पूछनी है। देन फिर उसकी डाइटरी हिस्ट्री पूछनी है। डाइटरी हिस्ट्री में हमें मील पैटर्न, फूड हैबिट, डाइट सब पूछना है। देन उसके बाद में फिर हमें जनरल एग्जामिनेशन में हम उसका अपेयरेंस देखेंगे, वेल्थ देखेंगे। देन फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हम उसका हाइट और वेट देखेंगे। साइकोसोशल स्टेटस देखेंगे। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन डन, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन अभी तक उसकी हुई है वो सब हमें पूछना है। देन उसकी फाइल में रीचेक करना है। देन उसके आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछना है कि प्रेजेंट में उसको क्या कंप्लेंट है। जैसे इस पेशेंट में है, पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ मेनोरिया इन 9 मंथ एंड ईचिंग ओवर ऑल द बॉडी एंड नो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग एंड लीकिंग पर वजाइना। जो फीमेल है वो 9 मंथ से उसको एमेनोरिया है, प्रेग्नेंट है वो। देन उसकी पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, ईचिंग हो रही है।
फिर हमें न्यूबॉर्न पर्सनल हिस्ट्री पूछनी है, एंटीनेटल हिस्ट्री, एंटीनेटल हिस्ट्री पूछनी है कि 9 मंथ जब कंसेप्शन से लेके अभी तक का जो ड्यूरेशन है तब तक में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, या फिर बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं थी, उसकी पूरी हमें एंटीनेटल हिस्ट्री लेनी है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछना है फीटस का, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली पूछनी है। उसके बाद में हमें हिस्ट्री ऑफ इलनेस पूछनी है, प्रेजेंट इलनेस पूछनी है, देन फिर हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस पूछनी है। फिर उसके बाद में हमें फैमिली हिस्ट्री बनानी है। फैमिली हिस्ट्री में हमें जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हमें नेम, एज, सेक्स, रिलेशनशिप, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल, हेल्थ स्टेटस एंड देन फिर इसके अकॉर्डिंग हमें उनका रिमार्क देना है। फैमिली हिस्ट्री के बाद में अगर फैमिली में किसी भी पर्सन को अगर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके हमें रिस्क फैक्टर पूछने हैं, डायग्नोसिस लिखना है। फिर जो भी उसको प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस है, उसका हमें पूरा केस स्टडी बनाना है। इसकी डायग्नोसिस में हाइपोथायरॉयडिज्म था, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म था, तो हमें सबसे पहले प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म की हमें डेफिनेशन लिखनी है। देन डेफिनेशन के बाद में हमें क्लीन डायग्राम बनाना है थायराइड ग्लैंड का। 8वें के बाद में हमें फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड लिखनी है। इंसिडेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। देन उसके बाद में हमें कॉज एंड इटियोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म लिखनी है, जिसमें हमें इन बुक एंड इन पेशेंट करके लिखनी है। जैसे यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन, इसकी कॉज इटियोलॉजी में ये पेशेंट को इससे कॉज नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसके सामने क्रॉस का निशान लगाया है। जो भी उसका कॉजेस या इटियोलॉजी होगी उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। देन फिर जो उसके कारण नहीं हुआ है उसमें हमें क्रॉस लगाना है। इसी प्रकार हमें रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म भी लिखनी है। इन बुक एंड इन पेशेंट, जो बुक में हमें लिस्ट डाउन किया गया है वो सब हमें इन बुक वाले कॉलम में लिखना है। देन जो पेशेंट में प्रेजेंट है उसको हमें इन पेशेंट वाले में टिक मार्क करनी है। हमें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लिखनी है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म की हमें पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है। देन हमें इसको फ्लो चार्ट में लिखनी है। फिर इसके बाद में हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और उनको हमें इन बुक एंड इन पेशेंट करके लिखना है। इसको हमें सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ले लेना है। मस्कुलोस्केलेटल, रिप्रोडक्टिव एंड अदर्स, ये सब सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें ले लेना है। देन उसके बाद में हमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लिखनी है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन को भी हमें इन बुक और इन पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। देन इसके बाद में हमें इन्वेस्टिगेशन बनाना है। इन्वेस्टिगेशन में हम पहले लिखेंगे SN नंबर लिखेंगे, देन फिर इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, देन फिर बुक वैल्यू एंड पेशेंट वैल्यू लिखनी है। फिर इंटरफेरेंस बताना है कि ये नॉर्मल है या फिर इंक्रीज़ है या फिर डिक्रीज़ है। फिर हमें मैनेजमेंट लिखना है। मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले एम ऑफ मैनेजमेंट लिखना है कि हमारा एम क्या होगा, पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें एम उसका बनाना है। देन फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमें लिखना है। देन फिर आ जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हमें फार्माकोलॉजिकल डोजेस ऑफ ड्रग लिखना है। देन फ्रिक्वेंसी, एक्शन, साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले लिखनी होती है नर्सिंग डायग्नोसिस। हमें मिनिमम 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखनी है। नीड ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंग बनानी है। देन उसके बाद में हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस हमने लिखी थी उसी के ऊपर हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनेगा। हमें एटलीस्ट 2 केयर प्लान्स। नर्सिंग केयर प्लान के बाद में हमें प्रोग्नोसिस लिखना है कि उस डायग्नोसिस का कैसा प्रोग्नोसिस है। उसके बाद में हमें हेल्थ एजुकेशन देना है। ऑन डिस्चार्ज प्लानिंग के लिए हमें हेल्थ एजुकेशन देना है कि हमें कॉम्प्लिकेशन बताने हैं कि इससे हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसकी डिसीज़ से।
बाद में हमें समरी बतानी है। समरी के बाद में हमें कंक्लूजन लिखनी है। हमारा लास्ट पॉइंट होता है बिब्लियोग्राफी की, हमने ये किस बुक से रेफ़र किया है या फिर किस ऑनलाइन साइट से हमने ये रेफ़र किया है। तो मैंने यहाँ पे 5 बिब्लियोग्राफी लिखी है।